हम रिस्क का चैप्टर पढ़ रहे हैं, रिस्क को मैनेज कैसे करना है। हमने इसमें दो रिस्क पढ़े हैं पहले। एक है प्योर रिस्क। ये जो प्योर रिस्क है ये डाउन साइड रिस्क होता है और इसको मैनेजमेंट, कंट्रोल, इफेक्टिव मैनेजमेंट और कंट्रोल से इसको मिटिगेट किया जा सकता है, ठीक है। और ये इसकी जो मैनेजमेंट है इतनी है कि हमारे सिलेबस में है। दूसरा होता है स्पेकुलेटिव या फाइनेंशियल रिस्क। ये टू वे रिस्क होता है। इसने आगे जाकर दोबारा रिस्क को डिफाइन किया बुक के अंदर। वो किस तरह से डिफाइन किया है? पहले रिस्क है क्या? जो हमारे फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव के रास्ते में कोई रुकावट आए उसे हम रिस्क बोल देते हैं। अब वो कहते हैं ऑब्जेक्टिव हैं क्या? ऑब्जेक्टिव सबसे बड़ा और मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। बाकी भी ऑब्जेक्टिव हैं लेकिन सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अब वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको बोल देते हैं रिस्क। मिसाल के तौर पर अब क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, जैसे चीजों की कीमतें चेंज हो जाएं, क्योंकि ये टू वे है ना, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है, नेगेटिव इफेक्ट भी होता है। एक्सचेंज रेट चेंज हो जाए तो कहता है कि सबसे पहले जो किसी भी कंपनी के जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव हैं, किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव हैं वो देखें पहले। सबसे बड़ा फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग ट्रेंड, कि जो हम अर्निंग कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, वो स्टेबल रहे हमारा, उसमें कोई प्रॉब्लम। फिर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, टाइमली डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी। अब चलो टीआरसी वाले बच्चों को ना फिर 1 बजे इधर ही ले आना, ठीक है। टाइमली रिकवरी ऑफ डेट्स और रिड्यूस कॉस्ट ऑफ, दोबारा ये पेपर में एमसीक्यू बन सकता है आपका। टोटल कितने आपकी बुक में लिखे हुए? 5 फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। वो इधर अर्निंग ट्रेंड को मेंटेन करना, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, टाइमली लायबिलिटी पे करना, टाइमली बेसिस के ऊपर पैसे रिकवर हो जाए, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम से कम है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? जो हम सरमाया लगा रहे हैं, चाहे वो उधार लेकर लगा रहे हैं या शेयर होल्डर ऑनर से ले रहे हैं, वो कम से कम हमें कॉस्ट उसकी कम से कम पड़े। ये 5 हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट आए, मेंटेन द ट्रेंडिंग। दूसरा ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वर्क, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल का मतलब है बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। फिर पेमेंट टाइमली बेसिस पर हो रही, रिकवरी टाइमली बेसिस पर हो रही हो, और रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब इस ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम क्या आती है? टाइमली बेसिस पर क्यों पैसे रिकवर नहीं होते या पे नहीं होते? प्रॉफिट जो अर्निंग का ट्रेंड है वो क्यों मेंटेन नहीं रह सकता? वर्किंग कैपिटल ऑप्टिमाइजेशन में क्या मसला आ सकता है? ये रिस्क है। पहला, प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस ऑफ कमोडिटी ये पॉजिटिव इफेक्ट भी कर सकती है, नेगेटिव भी कर सकती है। चीजें हमने खरीदी, प्राइसेस कम हो गई, ये फायदा या नुकसान है? नुकसान है। हमने तो महंगी खरीद ली, या महंगी खरीद के आए या सस्ती खरीद के आए, कीमतें बढ़ गई, ये फायदेमंद वाली बात होती। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इकोनॉमी के अंदर। रेट ऑफ इंटरेस्ट किसे कहते हैं? जिस रेट के ऊपर आपको कर्ज मिल रही है। आपने लोन लिया, अच्छा खासा लोन ले लिया 12% के हिसाब से, बाद में गवर्नमेंट चेंज हुई, उसने कहा जी रेट 7% कर दो, हम तो गए। और अगर हमने कम रेट पे ऊपर ले लिया था, बाद में आकर रेट बढ़ गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रेट, जाहिर सी बात है जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे, फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर चेंज होगा तो उसके चेंज होने से हमें भी इफेक्ट आएगा, तो रिस्क तो है। फिर उसके बाद क्रेडिट वर्थनेस ऑफ डेटर, रिकवरी करनी है ना, तो अगर उसकी क्रेडिट वर्थ चेंज हो जाती है तो हमारी रिकवरी में प्रॉब्लम आएगा, हमारे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बढ़ जाएंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बढ़ेगा तो अर्निंग ट्रेंड खराब हो जाएगा। क्वालिटी ऑफ लिक्विडेड फाइनेंशियल एसेट, जो फाइनेंशियल एसेट्स कौन से होते हैं? ये इन्वेस्टमेंट इन डेट, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी,
अगर इनकी वैल्यू या क्वालिटी खराब होती है, मतलब मार्केट में जो एसेट्स हमने खरीदे हुए उनकी वैल्यू डाउन हो गई तो उसकी मार्केट वैल्यू कम होगी तो हमें नुकसान हुआ, और वैल्यू बढ़ गई तो फायदा भी हो। एबिलिटी ऑफ बिजनेस टू एक्सेस फाइनेंसिंग, ये भी एक एक्सेस फाइनेंसिस का क्या मतलब है, शेयर कैपिटल इकट्ठा करना, कैपिटल के सोर्स बनाना कि कहां से हमें कैपिटल मिल सकता है। तो अगर उसकी सोर्सिंग में प्रॉब्लम है, अच्छे हैं तो पॉजिटिव इफेक्ट है और बुरे हैं तो नेगेटिव। ये है आपके ऑब्जेक्टिव और ये हैं प्रॉब्लम्स, वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। पेपर में फिर सवाल आ गया कि अच्छा फाइनेंशियल रिस्क कौन कौन से होते हैं। फाइनेंशियल रिस्क में मतलब 3 टाइप के फाइनेंशियल रिस्क हमारे पास आते हैं। एक रिस्क आता है मार्केट रिस्क, मार्केट में जो चीजें चेंज हो रही होती हैं मार्केट का रिस्क। एक आता है क्रेडिट रिस्क, एक आता है लिक्विडिटी रिस्क। हाँ जी, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क। अगर मैं बात करूं अभी पेपर यानी इसको वाइंड अप करते हैं और फिर आगे ताकि हम अपने क्वेश्चंस पे चले जाएं, तो मार्केट रिस्क फर्दर 3 टाइप का होता है। वो क्या आता है, एक होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होने का रिस्क, रेट ऑफ इंटरेस्ट। मार्केट में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाता है तो इसका जो रिस्क होगा वो मार्केट रिस्क कहलाएगा। फिर क्या होना चाहिए, दूसरा कौन सा है, एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट। तीसरा क्या होगा, कमोडिटी, प्राइस ऑफ कमोडिटी या कमोडिटी। कमोडिटी रेट लिख लें, कमोडिटी प्राइस लिख लें। पेपर में एक दफा सवाल आ गया था कि फाइनेंशियल रिस्क लिखें तो लोगों ने रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक्सचेंज रेट और कमोडिटी रेट लिखकर आ गए। देखिए फाइनेंशियल रिस्क है क्योंकि वो क्या, अभी हमने क्रेडिट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क आज पढ़ने हैं, आज खत्म भी हो जाएंगे, समझ भी लग जाएंगे, उसके बाद हमने कभी नहीं पढ़ना, ना ही उसको रिवाइज करना है। हम बार बार इसको ही रिवाइज करेंगे। आप भी मुझसे यही इसके सवाल पूछोगे तो बंदे को ऐसे लग रहा होता है कि रिस्क है यही बस। ये मार्केट रिस्क के 3 टाइप्स हैं। तो फाइनेंशियल रिस्क 3 टाइप का होता है, कौन सा, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क। और मार्केट रिस्क 3 टाइप का होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक्सचेंज रेट और कमोडिटी। हम पढ़ रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट, ये सारे रिस्क कैसे मैनेज करें। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस रिस्क को मैनेज करने के 3 तरीके हैं। इसको मैनेज करने के जो हमारे सिलेबस में है 4 तरीके हैं, इसको मैनेज करने के 2 तरीके। अगर हम 2 टाइप्स को एक दिन में पढ़ेंगे तो ये टोटल 6 और 3 9 बनते हैं, तो तकरीबन 4 दिन लगे, 4 से 5, या समझो नेक्स्ट वीक हमारा मार्केट रिस्क को मैनेज करने में लग जाए। और आज हम ये दोनों रिस्क मैनेज कर लेते हैं। ये रिस्क हैं कौन से और इसको मैनेज कैसे करते हैं। सबसे पहले क्रेडिट रिस्क क्या है। क्रेडिट रिस्क 2 टाइप का हो सकता है वैसे, लेकिन मेन क्रेडिट रिस्क क्या है कि जो हमने उधार पे दिए हुए हैं, सेल्स की हुई है, पैसे दिए हुए हैं, इन्वेस्टमेंट की हुई है, अब उसकी रिकवरी का रिस्क, उसे बोलते हैं क्रेडिट रिस्क। क्या रिस्क हो सकता है, मैंने चीजें उधार पे दी हैं, क्या कोई रिस्क हो सकता है, पैसे नहीं मिलेंगे वापस, सबसे बड़ा रिस्क बैड डेट्स का रिस्क। उसको मैनेज कैसे करेंगे, जर्नल, पहले हम इनको छोड़ दें कि बुक में क्या लिखा हुआ है, पहले हम खुद अपने देखते हैं कि अच्छा किस तरह से क्रेडिट रिस्क को मैनेज करेंगे। ये आप लोगों ने रेशियो एनालिसिस के अंदर भी पढ़ा हुआ। क्या करना चाहिए, सिक्योरिटी ले ले और क्रेडिट वर्थ चेक कर ले, जो डिफॉल्ट कस्टमर है उनके साथ डील ना करें, इंश्योरेंस करवा लें डेटर्स की। ये भी एक है कि उसको मैनेज करने के लिए कि आप डेटर्स की इंश्योरेंस करवा लें। ये मैनेजमेंट के तरीके। अब एक उसने और बात भी बताई हुई है, कहते हैं कि जब आप लोगों ने किसी को सेल करनी है ना तो उसकी क्रेडिट रेटिंग भी चेक कर ले।
कि वो डबल ए में है, ट्रिपल ए में है, ए में है, बी में है, उसकी क्रेडिट वर्थ चेक कर ले। फिर उसने गाइडेंस भी दे दी है कि अगर कोई लिस्टेड कंपनी है ना, उनको आपने जी 10 मिलियन तक मैक्सिमम या 1 मिलियन तक, ये बुक के अंदर ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस एक सजेशन है, वो मैं आपको दिखा भी देता हूं। क्रेडिट रिस्क को मैनेज करने का तरीका, या आप इस बुक से तो नहीं कर पाओगे, मैं आपको इसके नोट्स ही दूंगा, क्योंकि इस बुक में उसने ना बड़ा शफल करके लिखा हुआ है चीजें। ये क्रेडिट रिस्क है। देयर आर नंबर ऑफ टूल्स एंड स्ट्रेटजीज टू मैनेज द क्रेडिट रिस्क। सम की टूल्स आर एज फॉलो। पहला, सेट क्रेडिट लिमिट, कि आप इससे ज्यादा उधार नहीं देंगे। किस लिमिट से? वो कहता है ये आप उस कस्टमर की शक्ल देखकर, मतलब उसकी क्रेडिट रेटिंग देखकर। लेकिन एक जनरल सजेशन ये है, लिस्टेड कंपनी है और उसकी बी नेगेटिव क्रेडिट रेटिंग है, 40 मिलियन तक आपने उसके साथ उधार करनी है, उससे ज्यादा ना किया कर। अदर लिस्टेड कंपनी है, उसको 10 मिलियन तक, मतलब जिसकी बी नेगेटिव से भी कैटेगरी नीचे आ जाती। और प्राइवेट कंपनीज को 2 मिलियन और तेरे मेरे बंदे को उधार देने की बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड या अरे गहरे को, मतलब चाचे मामे ताए को पैसे दे दोगे तो समझो आपके बैड डेट्स कंफर्म। तो वो कंपनी कहती है, ये जनरल सजेशन है, ऊपर लिखा हुआ है, द कंपनी कैन हैव अ ब्रॉडर क्रेडिट पॉलिसी टू सेट वेरी क्रेडिट लिमिट फॉर डिफरेंट कस्टमर बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड क्राइटेरिया। The following could be policy for credit maximum limit or category. Listed company B नेगेटिव या उससे ज्यादा, तो कितना 40 मिलियन तक का लोन दे दिया करो। अगर बाकी लिस्टेड कंपनीज हैं तो 10, प्राइवेट के लिए 2 और आपको देना ही नहीं। पहला, सेट क्रेडिट लिमिट्स। दूसरा, रेगुलर मॉनिटरिंग। ये किस बात की मॉनिटरिंग हो रही है? फाइनेंशियल रेशियोज की। उसकी करंट रेशियो देखते रहो, उसकी क्रेडिट रेशियो देखते रहो, उसका क्रेडिट पीरियड देखते रहो, ताकि अगर कोई भी मसला आता है तो फौरन से पहले उसको इंप्रूव करो। हाँ जी, एक इधर और उनको भी इधर ही बुला लेना। बेग सब कह रहे थे कि वो भी चाहिए। ठीक है, तो किस चीज की मॉनिटरिंग करेंगे? उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। गारंटी में तो हम पहले ही देख चुके हैं, और इंश्योरेंस अपने डेटर्स की करवा ली जाए। अब इसके बारे में ये आपने एक नजर पढ़ना है, आपको पता चलते जा रहा है। रेगुलर मॉनिटरिंग में रिस्क प्रोफाइल कस्टमर डिपेंड्स ऑन द वेरियस वेरिएबल्स सच एज बिजनेस परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल रेशियोज, क्रेडिट रेटिंग, डेट बर्डन। रेगुलर मॉनिटर द चेंज ऑफ दीज वेरिएबल्स। नजर रखें कि किसी की फाइनेंशियल रेशियो चेंज हो रही है तो फौरन अपने पैसे निकलवाने की कोशिश करें। गारंटी, ये तो नॉर्मल काम है, किसी बैंक की गारंटी ले ले। और क्रेडिट इंश्योरेंस से क्या मुराद है कि अपने डेटर्स की इंश्योरेंस करवा ले। ये होती है इंश्योरेंस, जैसे नॉर्मल एसेट्स की इंश्योरेंस होती है, इसकी भी इंश्योरेंस हो जाती है। तो आप इंश्योरेंस करवा लें कि अगर कोई डेटर डिफॉल्ट करता है तो वो जाने, क्रेडिट कंपनी जाने। ये तो हमारा था क्रेडिट, इसका क्रेडिट रिस्क। इसने लिखा नहीं क्रेडिट रिस्क क्या है, इसने मैनेजमेंट के तरीके लिख दिए। और पेपर में सवाल भी आया हुआ है कि फाइनेंशियल रिस्क में मार्केट रिस्क के अलावा कौन से रिस्क है? तो क्रेडिट रिस्क और लिक्विडिटी। अच्छा, लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है? लिक्विडिटी रिस्क होता है कि जब पेमेंट का टाइम है और हमारे पास पैसे ना हो, इसे बोलते हैं लिक्विडिटी रिस्क। शॉर्टेज ऑफ कैश फ्लो व्हेन पेमेंट्स ड्यू, जब हमारी पेमेंट्स ड्यू हो जाए और हमारे पास क्रेडिट इशू आ जाए, मतलब पैसे नहीं है, तो उसे बोलते हैं लिक्विडिटी इशू। उस रिस्क को मैनेज करने का एक ही बेस्ट वे है, बाकी तो है ही है, एक अच्छा वे है, पता है वो कौन सा है? चले एक और बताएं, किस तरह से उसको रिस्क को खत्म किया जा सकता है? हाफिज साहब उसके कान में क्या, मुझे बताओ।
बाकी को भी बताए। बताओ बैंक ओवरड्राफ्ट यार, जब आप लोगों ने पेमेंट का टाइम आने वाला है और हमें डर है, हमें खौफ है कि हमारे पास पैसे नहीं होंगे, हम फोन बंद कर लेंगे। ये तरीका नहीं होता कंपनियों में। कंपनियों में तरीका क्या है रिस्क मैनेज करने का, कि आप, क्योंकि आप वो अदालत में चले जाते हैं ना, यहां पर तो चलो खैर है हमारा फोन बंद करने से काम हो जाता है, हम आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन वहां पर कंपनियों में ऐसा नहीं होता। वो अदालत में चले जाते हैं और ये कहते हैं कि इनको बैंकक्रप्ट डिक्लेयर कर दो। इसलिए हमें डर रहता है कि हमने उसकी पेमेंट लाजमी करनी है या उससे मिन्नत तरला करके एक्सटेंशन लेनी। हमारा अवॉइड करना कोई पॉसिबिलिटी नहीं, और हमारी क्रेडिट रेटिंग भी खराब हो जाएगी। या तो यह है कि हम कंपनी बंद करके भाग जाए, इधर उधर हो जाए, तो फिर तो है, अदरवाइज नहीं। तो उसके लिए फिर क्रेडिट में जो उसको मैनेज करने का तरीका होता है, सबसे अच्छा क्या होता है, आपने बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी, ये एक मैयर होता है, और दूसरा क्या मैयर होता है कि आप अपनी जो रेशियोज हैं, लिक्विडिटी रेशियोज, करंट रेशियोज और क्विक रेशियोज, उसको प्रॉपर मॉनिटर करना है। देखते हैं, कंपनीज यूजुअली वेरियस मेथड टू अवॉइड द रिस्क इंकरिंग लॉसेस रिजल्टिंग फ्रॉम फेलियर टू पे द ऑब्लिगेशन ऑन टाइम। दो मेन है, स्टैंडिंग क्रेडिट, अच्छा ये एक स्टैंडिंग क्रेडिट लाइंस, इसका मतलब है कि हमने ये करना है कि किस बंदे से कितने कितने की उधार लेनी है मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं लेनी। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहा जाता है कि जितना हो सके कम कर्ज लो, अवॉइड करो कर्ज लेने से, जब तक बहुत मजबूरी नहीं है ना। कर्ज मना नहीं किया गया, मजबूरी के तहत लो। बट जो कन्वेंशनल जो दुनियादारी में जो लोग कहते हैं, वो कहते हैं कि अपना पैसा ना लगाओ, सारा लो ही कर्ज। इसलिए तो ये बैंक चल रहे हैं, इंटरेस्ट का उन्होंने कल्चर डेवलप किया है। और ये सिर्फ वो है कि जिनके पास पैसा है वो कहता है कि हम अपने पैसे के ऊपर भी पैसा कमाते रहे, हमें पैसा भी आता रहे, काम भी ना करना पड़े। कंपनीज अरेंज क्रेडिट लाइंस, पहला, एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज टू मैनेज द लिक्विडिटी रिस्क, रेगुलर मॉनिटरिंग द वर्किंग कैपिटल रेशियो। ये रिस्क है या मैनेजमेंट है? ये दोनों मैनेजमेंट। ये बात समझ लगी? हमारे पास फाइनेंशियल रिस्क में क्या आता है? पहली बात, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव मेंटेन द ट्रेंडिंग ऑफ इनकम या रेवेन्यू। दूसरा, ऑप्टिमाइजेशन द वर्किंग कैपिटल। तीसरा, टाइमली पेमेंट, टाइमली रिकवरी ऑफ डेट, और रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी कंपनी। अब इसके लिए प्रॉब्लम क्या आती है? क्यों नहीं ये अचीव हो सकते? कब पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट आता है? चेंज इन प्राइसेस ऑफ कमोडिटी, इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाए, एक्सचेंज रेट चेंज हो जाए, हमारे डेटर की क्रेडिट वर्थ चेंज हो जाए, फिर हम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कम या ज्यादा कर देते हैं। उसके बाद क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स चेंज हो जाए, फिर भी मसला आ जाता है। एट द एंड एक पढ़ा था, एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू, वो बिजनेस की एबिलिटी क्या है कि फाइनेंशियल एसेट को हाउ टू यूज, ठीक होगी बात। फिर उसके बाद फाइनेंशियल रिस्क कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क और मार्केट रिस्क कौन से होते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक्सचेंज रेट और कमोडिटी रेट या कमोडिटी, ठीक है। फिर क्रेडिट रिस्क में किस तरह से मैनेज किया? क्रेडिट रिस्क है क्या? रिकवरी के चांसेस कम हो जाना। उसमें 4 मैनेज करने के क्या तरीके हैं? पहले है कि सबसे सेट क्रेडिट लिमिट्स, नंबर 1, और उसके बाद रेगुलर मॉनिटरिंग, इंश्योरेंस और गारंटी। और फिर आ गया हमारे पास लिक्विडिटी रिस्क, शॉर्टेज ऑफ कैश ऑफ द व्हेन पेमेंट्स आर ड्यू, ये रिस्क है। और इसको कैसे? सेट क्रेडिट लाइंस और बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अरेंजमेंट करो, और उसके बाद मॉनिटरिंग, रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल रेशियोज। अब उसके बाद हम चले जाते हैं मार्केट रिस्क पे। अब समझो कि हमारे इस चैप्टर के सिलेबस में सिर्फ ये चीज रहेगी। अब इसको हमने किस तरह से देखना है, उससे पहले इसको मैनेज करने के जो तरीके हैं ना, उनका कलेक्टिवली नाम है डेरिवेटिव्स। ये डेरिवेटिव्स क्या चीज है? वो कहते हैं डेरिवेटिव्स एक ऐसे फाइनेंशियल एसेट्स हैं जिनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, बल्कि ये ड्राइव्ड की जाती है इनकी वैल्यू।
ऐसे एसेट्स जिनकी वैल्यू, ये एक एग्रीमेंट होता है। डेरिवेटिव्स क्या है? ये बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट होता है। कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट होता है जिसकी जो वैल्यू है वो ड्राइव की जाती है दूसरे अंडरलाइंग या अंडर कंसिडरेशन एसेट से। कि डेरिवेटिव्स के नाम क्या है, इनके नाम की अगर हम बात करें, फिर उनके काम की बात करें, बैकएंड पे सेम स्ट्रक्चर है लेकिन कुछ फीचर्स इनकी अलग अलग है। वो फीचर्स क्या है? डेरिवेटिव में एक आता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, एक आएगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ये जो दो कॉन्ट्रैक्ट है इन सब में है। अगर इसमें देखें तो 3 मेथड है मैनेज करने के, 2 ये है, एक और है। इस 4 में ये 2 हैं, 2 और हैं, और इसमें ये दोनों ही है बस। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो ऑप्शन, और एक आता है मनी मार्केट। तो ये मैंने सीक्वेंस के हिसाब से लिखा है, जिसमें तीनों है वो ये 3 है, और जिसमें चारों हैं ये चारों ही है। तो बेसिकली डेरिवेटिव्स है क्या, ये काम कैसे करता है? इसके अंदर स्पेकुलेशन रिस्क भी तो इसको कहते हैं। तो स्पेकुलेशन बेसिकली हम स्पेकुलेशन ही कर रहे होते हैं। थोड़ी सी अजम्पशन लेते हैं कि अच्छा, डेरिवेटिव की बेसिक डेफिनेशन में यही डेफिनेशन आती है कि इसमें एक्चुअल कमोडिटी का ट्रांसफर नहीं होता। एक्चुअल कमोडिटी ट्रांसफर ये तो पता है ना, क्योंकि आपने टेक्स्ट में भी पढ़ा हुआ है स्पेकुलेटिव बिजनेस के अंदर, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे गुजार दिया। अब इसको मैं काम कैसे करता है ये बताने लगा। अगर हम जनरल एग्जांपल दें कि मिसाल के तौर पर अभी ये चल रहा है 17 जनवरी 2026, ताहा ऑडिट की क्लास लिए बगैर घर चला जाता है। घर वाले कहते हैं ताहा तेरा सी एंटर हो जाएगा, हम आपकी ना दिसंबर में शादी कर देंगे 2026। लेकिन एक शर्त है, तो शर्त ये है कि जो गोल्ड का रेंज है ना वो तूने खुद करना है। गोल्ड कहता है, सपोज दैट इसने सोचा कि आर्टिफिशियल ले आएगा, 1 तोला का सेट बनवा के देना है इसने अपनी इंशाल्लाह को। अब आज 17 जनवरी है, दिसंबर में खुशियां मिलनी है और 1 तोला गोल्ड अरेंज करना है। अब कहते हैं ठीक है, ये चला जाता है दुकान पे, उन्हें कहता है जनाब 1 तोला का रेट क्या है? वो कहते हैं ठीक है जनाब, आजकल का रेट है ना वो तकरीबन 4 लाख ले लेते। कहता है मुझे चाहिए लेकिन अब नहीं चाहिए, दिसंबर में चाहिए। वो कहते हैं ठीक है फिर दिसंबर में आ जाना। कहता है मुझे एक रिस्क है। वो क्या रिस्क है? कि कहीं इसकी कीमत बढ़ ना जाए। तो कहते हैं ठीक है अभी खरीद के रख लो। कहता अभी पैसे नहीं है, खरीदना दिसंबर में है, डर है कि इसका रेट ना बढ़ जाए। कम होने का डर नहीं है, रेट ना बढ़ जाए, इसलिए अब खरीद के रख लेना चाहता है लेकिन पैसे नहीं। उसके लिए वो कहते हैं ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, एक एग्रीमेंट हो सकता है हमारे दरमियान। वो एग्रीमेंट ये है कि हम आज ही एक प्राइस पे सट्टा लगा लेते हैं, स्पेकुलेशन कर लेते हैं, या आज ही एक प्राइस फिक्स कर लेते हैं। आप ऐसा करो कि समझो कि आपने 1 तोला खरीद लिया, समझो कि 1 तोला आपने खरीद। अच्छा अभी ताहा को तो चाहिए ना गोल्ड। अभी हम ये कह रहे हैं कि ये जो स्पेकुलेशन बिजनेस करते हैं वो कैसे कर रहे हैं, हम उस बिजनेस वाली साइड पे आ जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मेरे नाम का 1 तोला सोना मैंने खरीद लिया। कितने में खरीद लिया? ये 4 लाख भी हो सकता है, ये कोई और कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस भी हो सकती है, जिसे कहते हैं फ्यूचर प्राइस या फॉरवर्ड रेट। फ्यूचर या फॉरवर्ड रेट। अज्यूम करते हैं कि आज 17 जनवरी को एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया आज के रेट पे नहीं, सपोज दैट 4,20,000 पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? बाय करने का। ताहा ने
4,20,000 का 1 तोला सोना खरीद लिया, ना उसने इसको दिया ना इसने कोई पैसे दिए, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। दिसंबर तक कॉन्ट्रैक्ट था। दिसंबर 2026 को ताहा कहता है जो मेरा 1 तोला सोना है आपके पास वो बेच लो, मैं आपको बेच देता हूं या आप बेच देते हैं। तब मार्केट का रेट था 4,80,000। अब वो अपना कॉन्ट्रैक्ट सेल कर रहा है, वो 1 तोला सोना नहीं कर रहा, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट की कीमत डराई हुई है ये कहां से हुई है? 1 तोला से। तो डेरिवेटिव्स की जो डेफिनेशन कभी आप गौर से पढ़ो ना, तो उस डेफिनेशन के अंदर, आपकी बुक के अंदर डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, मैं आपको जो नोट दूंगा उसके अंदर मैंने लिख दी है कि वो कहता है कि ये एक फाइनेंशियल एसेट्स है जिनकी वैल्यू ड्राइव की जाती है फ्रॉम सम अंडरलाइंग एसेट्स, वो अंडर कंसिडरेशन एसेट्स। मतलब ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट की अपनी कोई वैल्यू, लेकिन वो वैल्यू किससे ली गई है? 1 तोला सोना से। अब वो कहेगा ठीक है मैं सेल कर रहा हूं, वो कहता है ठीक है आपको 60,000 का फायदा हो गया, कहता ये फायदा उसको मिल जाएगा, ना उसके पास सोना था ना इसके पास सोना था ना इसने पैसे लिए, लेकिन ये हवाई बिजनेस है, इसलिए इस्लाम ने इसको हराम करार दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते जिसमें आपकी फिजिकल कमोडिटी का ट्रांसफर नहीं होता। लेकिन ये मुझे वैसे, अल्लाह माफ करे कि मैं इस्लाम को चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन वैसे ये लगता है कि बगैर पैसों के बिजनेस है ये। जैसे अगर नॉर्मल इस बंदे के पास पहले 4 लाख होता तो ये 1 तोला सोना खरीद पाता, फिर वो बेचता तो इसके पास आना तो 4,80,000, तो पैसे तो 60,000 का इजाफा ही होना था, लेकिन इसमें बगैर पैसों के पैसे आ गए। लेकिन ये इस्लाम को चैलेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारा एक यकीन भी है, और दूसरा ये है कि जो जिस बंदे ने भी चैलेंज किया है अल्टीमेटली वो हारा ही है। बड़े बड़े लोग आए चैलेंज करने वाले, सही यानी जो इस्लाम ने सच कहा है उसको झूठ करने की कोशिश की, और जो उसने इस्लाम ने झूठ किया कहा उसको सच करने की कोशिश की। अभी भी लोग कहते हैं इंटरेस्ट सही है, बहुत से रीजंस भी देते हैं, मैं भी दे सकता हूं रीजंस, लेकिन अल्टीमेटली ये सर्द बाजारी और हरामखोरी और सुस्ती के अंदर डेफिनेशन में आ जाती है अल्टीमेटली इसका रिजल्ट, क्योंकि हम देख रहे होते हैं फॉर द टाइम बीइंग फैक्ट्स एंड रियलिटीज, लेकिन इस्लाम ने ओवरऑल करना होता। ठीक होगी बात? तो जनाब इस दूसरी बात, ये अगर वो 4,80,000 की बजाय 3,90,000 उसकी कीमत हो जाती तब, तो ये 10,000 रुपया उस पार्टी को दे देता, क्योंकि इसने खरीदा क्या था? सॉरी 4,20,000 का, 4,20,000 का खरीदा था, और आज उसकी कीमत कितनी चल रही है? ये जब सेल करेगा तो 3,90,000 का सेल होगा तो 30,000 ये पे कर देगा। ये बेसिकली स्पेकुलेशन चल रही होती है। अब दूसरी साइड पर इसकी अगर हम एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कमोडिटी अगर ट्रांसफर हो तो क्या कैसे होगी? अभी सपोज एट इसको सच में दिसंबर 26 में 1 तोला सोना चाहिए था, ये वहां पर जाता है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि भाई मुझे 1 तोला सोना चाहिए, मैं आज ही रेट फिक्स करना चाहता हूं। वो कहते हैं ठीक है कर लो। अब रेट हो गया फिक्स 4,20,000। अब दिसंबर जब आएगा, दुनिया में जो मर्जी रेट चल रहे होंगे, इसको रेट कौन सा मिलेगा? 4,20,000। अगर मार्केट में 4,80,000 चल रहा है और इसको मिलेगा 4,20,000 में, इसे 60,000 का बेनिफिट हो गया। अगर इसको मिलता है 4,20,000 का, लेकिन वो जो इंशाल्लाह है वो कहती है कि ये तो मार्केट में 3,90,000 का, तो 30,000 का, और ये सारी जिंदगी से सुनना पड़ेगा। ये बेसिकली, अब ये तो है ना रिस्क। अब इस रिस्क को मैनेज कैसे करना है? ये जो रिस्क है ना 60,000 का या 30,000 का, यानी जाहिर सी बात है रिस्क यही होता है ना कि जो हमारे लिए एडवर्सली इफेक्ट हो, लेकिन फाइनेंशियल रिस्क की बाय डिफॉल्ट डेफिनेशन ये है कि ये 2 वे रिस्क है, इसमें नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। इसको हेज करने के, रिस्क को हेज करने के ये मेथड है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन ऑन मनी मार्केट। अब अगली हम बात करते हैं कि इन कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है, फॉरवर्ड क्या कहता है और फ्यूचर क्या कहता है। बाकी सीधे सीधे हैं, वो अलग से ही है।
फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, कहते हैं ओवर द काउंटर। और फ्यूचर के बारे में कहता है कि इन्वॉल्व्ड थर्ड पार्टी। पहले तो इनके मतलब जहां पर भी लफ्ज ओवर द काउंटर आएगा ना, उसका मतलब है दो पार्टी डायरेक्ट एक दूसरे से टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन कर रहे हैं। फॉरवर्ड का क्या मतलब है? दो पार्टीज डायरेक्ट एक दूसरे से टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन कर सकती हैं। वो किसी भी टाइम का भी हो सकता है, किसी भी करेंसी या किसी भी फॉर्म में हो सकता है, और किसी भी टाइम के लिए हो सकता है। जिसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है ना, उसमें टाइम भी स्टैंडर्ड होता है, अमाउंट भी स्टैंडर्ड होती है, और कॉन्ट्रैक्ट का भी सारी टर्म्स एंड कंडीशन ऑलरेडी डिफाइन होती है। मिसाल के तौर पर हम एक कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे। अब स्टॉक एक्सचेंज वाला कहता है, हम कहते हैं यार मुझे ना थोड़ा सा आधा शेयर दे दो। वो कहेगा नहीं भाई, अगर आपने खरीदने है ना तो आप 10, 20 या 30 फॉर्म में खरीद सकते। कभी आपने बैंक से प्राइस बॉन्ड लिया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या एसएस, अगर वहां से आप प्राइस बॉन्ड लेने जाएंगे ना तो वो एक प्राइस बॉन्ड आपको नहीं देंगे। अगर आप बैंक से लेने जाएंगे वो कहेंगे भाई हम ना एक सेट में देते हैं और एक सीरीज में देते हैं, आप बताओ कितने लेने। तो वहां स्टैंडर्ड फिक्स होता है। तो जब आप कोई एक इदारा इन्वॉल्व हो जाएगा ना दिमाग में, सपोज दैट अभी हम स्टॉक एक्सचेंज को समझते हैं, हम सट्टाबाजी करना चाहते हैं, डायरेक्ट आपके साथ मैं हो जाता हूं कि यार ऐसा करते हैं कि सोने की कीमत पे शर्त लगाते हैं। हम कहते हैं चलो ठीक है, डेट डिफाइन करें। हमने कहा जी इस डेट को हमने करना। हम कहते हैं चलो ठीक है, डेट भी डिफाइन हो गई, रेट भी हम खुद लेंगे। आप कहते हो जी रेट होगा 450, मैं कहता हूं जी 480 होगा। देखेंगे जो जीता उसको डिफरेंस मिल जाएगा। अब जो स्टॉक एक्सचेंज में चल रहा होता है ना, वो ऐसे नहीं चल रहा होता। क्या प्राइस बॉन्ड की जो बैलेटिंग होती है, जो कुरानदाजी होती है प्राइस की, हमारी मर्जी से होती है? कैसे होती है? एक स्टैंडर्ड सेट होता है कि भाई इस दिन कुरानदाजी होनी है। हम कहते हैं जी 100 वाला ना हमें ऐसे कर दें कि 3 कर दें, बल्कि 150 के 2 कर दें, ऐसा भी पॉसिबल है। तो फ्यूचर के अंदर जब आपने थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होनी है, यहां पर टाइम भी स्टैंडर्ड होना है, स्टैंडर्डाइज्ड काम होना है, और फॉरवर्ड में क्या होना है? कस्टमाइज। कस्टमाइज का मतलब तो पता है ना? अच्छा, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, मिसाल के तौर पर हम अज्यूम करते हैं, हम एक शेयर की बात करते हैं, यहां पर ए बंदा बी बंदे के साथ शेयर की प्राइस के ऊपर शर्त लगा रहा है। ए कहता है प्राइस बढ़ेगी, बी कहता है प्राइस कम हो जाएगी। किस दिन? जून के अंदर। ये इनकी शर्त लग गई। जब जून आएगा तो वो देख लेंगे, उनमें से जो जीतेगा उसको पैसे मिल जाएंगे, उसका फायदा हो जाएगा, जो हारेगा उसका नुकसान हो जाएगा। फ्यूचर के अंदर ऐसा नहीं होता। फ्यूचर के अंदर मिस्टर ए जाएगा स्टॉक एक्सचेंज में और मिस्टर बी भी जाएगा स्टॉक एक्सचेंज में। अब ये मिस्टर ए कहता है कि मुझे फलां का रेट, यानी जो शेयर खरीद रहे होते हैं ना, बेसिकली ये भी एक सट्टेबाजी हो रही है। ये ए कहता है कि प्राइस बढ़ जाएगी, बी कहता है प्राइस। ये जो स्टॉक एक्सचेंज करता क्या है? ये जो अदारे बैठे होते हैं ना आपकी, जो जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, वो कहते हैं कि ए स्टॉक एक्सचेंज में जाएगा और बी भी स्टॉक एक्सचेंज में जाएगा। ए बी आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन जो स्टॉक एक्सचेंज है वो ए का एग्रीमेंट कर देगा किसके साथ? बी के साथ, और खुद ये क्या बन जाएगा? एज अ ग्रेंटर, थर्ड पार्टी। अब जून के अंदर अगर इन दोनों में से कोई जीता या हारा, वो तो डायरेक्ट एक दूसरे कहेंगे ठीक है निकालो पैसे यार। लेकिन ये जो स्टॉक एक्सचेंज वाला बंदा है, सपोज दैट ए जीत गया, बी हार गया, तो क्या जो मिस्टर ए है वो बी को जाकर पकड़ेगा? वो किसको पकड़ेगा? स्टॉक एक्सचेंज को। अब स्टॉक एक्सचेंज बी को फोन करेगा, वो फोन बंद कर देगा क्योंकि वो तो हार गया है। फिर स्टॉक एक्सचेंज को क्या करना चाहिए? स्टॉक एक्सचेंज को जो वो यहां पर सट्टेबाजी करते हैं ना, उनका एक अकाउंट ओपन करवाकर उसके अंदर एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी के पैसे डिपॉजिट करवाने चाहिए। वो कहेगा ठीक है भाई, इधर अगर तूने मेरे इधर ऐसी शर्तें लगानी है ना, स्टॉक एक्सचेंज में काम करना है, तो आप ऐसा करो जी 500 रुपए आप भी जमा करवाओ, 500 रुपए आप भी जमा करवाओ।
और शर्त कितने की? 200 रुपए की। अब जैसे ही 200 रुपए से ए जीत जाएगा ना, वो इसके अकाउंट में 200 ऐड कर देगा और इसके अकाउंट में से 200 माइनस कर देगा। फिर अगली बात फर्दर कि अगर जो जीतेगा उसके अकाउंट में ऐड होते जाएंगे और जो हारेगा उसके अकाउंट में से माइनस होते जाएंगे। तो बताओ फ्यूचर में रिस्क ऑफ डिफॉल्ट है या नहीं? फ्यूचर में नो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। क्यों बोला? क्योंकि पैसे पहले से मौजूद है। क्या फॉरवर्ड में रिस्क ऑफ डिफॉल्ट है? बिल्कुल है। सपोज अबू बकर हसन आपस में शर्त लगाते हैं, अबू बकर कहता नहीं मैंने तो ऐसे कहा ही नहीं था, मेरे जो अम्मा ने कहा था शर्त लगाना हराम है। तो यहां पर रिस्क ऑफ डिफॉल्ट है और फ्यूचर में रिस्क ऑफ डिफॉल्ट नहीं। ठीक होगी बात। ये बाकी इंशाल्लाह हम वैसे भी मार्केट रिस्क जो है ना प्रॉपर मंडे से स्टार्ट करते हैं। आपने आप कर क्या लें, जो रिस्क ऑफ मैनेजमेंट के पहले 2 लेक्चर हैं और इस लेक्चर में आपने सिर्फ क्रेडिट रिस्क तैयार करना है, लिक्विडिटी रिस्क तैयार करना है और ऑब्जेक्टिव क्या है और फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिससे रिस्क हो सकता है। तो प्रॉपर हम इंशाल्लाह मंडे से फॉरवर्ड फ्यूचर कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए।